इस स्किल के बिना आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। फैक्ट है ये, ठीक है। प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते फाइनली, मेंस और इंटरव्यू से हम सिलेक्ट होते हैं। सारे मैक्सिमम जो वेटेज वाला पेपर है वो मेंस है। अच्छे आंसर्स लिखे बिना आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। एंड दिस एंटायर कोर्स इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट गुड आंसर्स। दूसरों से बेटर आंसर लिखना होता है मेन। आपने लिख दिया डजंट मीन कि आपका हो गया। जब राइट स्मार्ट खत्म हो, मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स राइट स्मार्ट देख रहे हैं, ऑल ऑफ देम शुड हैव दिस थिंग सॉर्टेड, that when they look at a question, they can easily break it down. They understand what content has to be written, what has to go in the intro, what has to go into the body, what has to go into the conclusion, and what value addition is required in this particular question. They are able to think about a question in 1 minute. Hello and welcome guys, and welcome to this orientation of Right Smart. I hope you can all see and hear me. A very good evening to all of you. If you can see and hear me, please write yes in the chat and we'll get started. Very good evening, good afternoon to all of you. All right, that's great. So, most लोगों का आंसर yes है, तो मैं थोड़ी देर के लिए chat बंद कर लेता हूँ. So, the idea is today we have an orientation of Right Smart, and basically हम समझने वाले हैं कि हम Right Smart में क्या क्या करने वाले हैं, right? So we are going to understand everything that you need to know before we start this course. We will start with our first lecture of Right Smart of GS2 on the 23rd, which is the upcoming Tuesday. I'll share the entire schedule with you guys also. But broadly, आज के इस लेक्चर में हमारा एजेंडा है that we have to understand the entire idea of this course, कि यहाँ पर हम सीखने क्या वाले हैं. देखो, this is not a content course. I will teach you a lot of stuff here. Mudit sir will teach you a lot of stuff here. But यहाँ पर हमारा काम आपको पढ़ाना नहीं है. यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है. And that agenda, if I have to sum up, I would say that agenda is very simple. The agenda is to learn how to write answers. Simple सी कहानी है. अच्छे आंसर्स लिखे बिना आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, राइट? इस कोर्स में आपको 2 सिलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं. अच्छे आंसर्स लिखे बिना आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं. एंड दिस एंटायर कोर्स इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट गुड आंसर्स. एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, सिर्फ इस बारे में हमने बात करनी है. एंड दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न, एंड वी हैव टू लर्न दिस ओवर टाइम. हमारा एजेंडा ये है कि जब राइट स्मार्ट खत्म हो, फाइनल आउटकम की बात करते हैं, जब राइट स्मार्ट खत्म हो, मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स राइट स्मार्ट देख रहे हैं, ऑल ऑफ देम शुड हैव दिस थिंग सॉर्टेड, दैट व्हेन दे लुक एट अ क्वेश्चन, they can easily break it down. They understand what content has to be written, what has to go in the intro, what has to go into the body, what has to go into the conclusion, and what value addition is required in this particular question. They are able to think about a question in 1 minute. आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन को देख के ये सारी चीजें अपने दिमाग में सोच पाते हो कि यार ये क्वेश्चन में ये वाले पार्ट्स हैं, इंट्रो में ये लिखूंगा, बॉडी में ये लिखूंगा, कंक्लूजन में ये लिखूंगा, डायग्राम बनाऊंगा या मैप बनाऊंगा या फ्लो चार्ट बनाऊंगा या फिगर बनाऊंगा. ये मैं 1 मिनट में सोच पाता हूँ क्वेश्चन को देख के. एंड देन अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो मैं 6 मिनट्स में लिख पाता हूँ, क्योंकि 1 मिनट तो मेरा सोचने में चला गया है. 10 मार्कर के लिए 7 मिनट्स होते हैं. और अगर 15 मार्कर क्वेश्चन है तो मैं 10 मिनट्स में ये क्वेश्चन लिख पाता हूँ, अगेन क्योंकि 1 मिनट मेरा सोचने में चला गया. दिस इज द आइडिया बिहाइंड राइट स्मार्ट. ये हमें फाइनली अचीव करना है, ठीक है. इस स्किल के बिना आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो. फैक्ट है ये, ठीक है. प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते फाइनली, मेंस और इंटरव्यू से हम सिलेक्ट होते हैं. सारे मैक्सिमम जो वेटेज वाला पेपर है वो मेंस है. सारे मार्क्स जो मेंस के हैं, दे प्ले अ मैसिव रोल. 2025 मार्क्स अल्टीमेटली हमें चाहिए. इसमें से 1750 जो हैं वो मेंस के हैं, 275 इंटरव्यू के हैं. तो यही मेन चीज है जहां से हमें सिलेक्ट होना है, और इसके लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. So the broad idea is that this is what we want to achieve. अब अगर ये हम अचीव करना चाहते हैं तो ये अचीव कैसे होगा, इस बारे में अब हम बात करेंगे. आज हमारा डिस्कशन यही है कि भाई 2025 नंबर का हमारा सिविल सर्विसेज का पेपर है, 1750 मार्क्स का मेंस है. इसमें हमें मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ना यार ये ना लॉटरी है, ठीक है. मेरी ये लॉटरी अच्छी लगी थी, ठीक है. बट कई लोग ऐसे भी हैं, स्पेशली मुदित सर ये बात बता सकते हैं, है ना, कि लॉटरी नहीं भी लगती कई लोगों की.
Mudassar has not scored very well in the interview a lot of times. Still, he has gotten selected. Even with, I think, sir, क्या 130, 140 marks in the interview, also you have gotten selected. 110 marks के साथ भी 110 marks के साथ भी सर सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये है नेम ऑफ द गेम. ये सारी कहानी यहां डिसाइड हो जाएगी, राइट? So it all depends on your performance in the mains exam. If you can perform in the mains, you get selected. Otherwise, you don't. Prelims important है only to a point कि आपको वो mains लिखवा देता है बस. Ultimately, to become a civil servant, you have to write good answers. ये बात तो सबको क्लियर है. अब देखो होता कैसे है पेपर. बहुत ही ब्रूटल तरीके से होता है पेपर एक्चुअली. फ्राइडे को आप जाओगे, एसए का पेपर दोगे. सैटरडे को GS1 GS2 दोनों दोगे. और इस टाइम पे आपको पहली बार रियलाइज होगा कि आपके हाथ में कितने मसल्स हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का हर पार्ट पेन कर रहा होगा. आपका हाथ तो यहां से यहां तक पेन कर रहा होता है. यू कैन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल मसल्स जिनमें दर्द हो रहा है इस टाइम पे. और फिर आपको संडे को जाके फिर से GS3 GS4 देना है. तो इंटेंस एक्सरसाइज है, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज है. एंड इसमें भी so many diverse subjects you have to write about. तो आपकी thinking it has to be at its maximum potential कि यार मैं क्वेश्चन देखूं, देखते ही समझ आ जाए. उसके लिए ऑब्वियसली मुझे कंटेंट चाहिए. आई नीड टू हैव गुड कंटेंट, बट डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. बहुत लोग हैं जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं. अगर कंटेंट से सिलेक्शन होता तो उन्हीं लोगों का होता जो लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं, क्योंकि वो तो 6 साल से पढ़ रहे हैं. बट डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज अ स्किल एंड दैट स्किल मैटर्स. ठीक है, अब देखते हैं. अगर हम बात करें कि जब हमारा मेंस हो रहा होगा, लेट्स से मेरा मेंस फ्राइडे को है, मैंने एसए का पेपर देना है, सैटरडे को GS1 GS2 और संडे को GS3 GS4 देना है, तो मैं क्या करूंगा? इससे पिछले वाले वीक में क्या करूंगा, रिवर्स प्लानिंग करके देखते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फाइनली फ्राइडे को तो मेरा मेन स्टार्ट ही है. यहां पे अगर मेरा मेन स्टार्ट है, जैसे आप लोगों का मेंस नेक्स्ट ईयर अगस्त में है, तो इस वीक में क्या कर रहा हूँ मैं, राइट? संडे को मैं GS4 रिवाइज करूंगा, मंडे को मैं GS3 रिवाइज करूंगा, ट्यूसडे को GS2 रिवाइज करूंगा, वेंसडे को GS1 रिवाइज करूंगा, थर्सडे को थोड़ा सा एसए प्रैक्टिस करूंगा, थोड़े अपने GS4 के कोड्स दोबारा रिवाइज करूंगा. ऐसे ही बात बनेगी. तो कंटेंट में मुझे कितनी प्रोफिशिएंसी चाहिए भाई, पहले ही देख लो ये बात. कंटेंट में मुझे ये प्रोफिशिएंसी चाहिए कि मुझे एक दिन में इन वन डे आई एम एबल टू रिवाइज वन एंटायर पेपर. एक दिन में पूरा पेपर में रिवाइज कर पाऊं, इस लेवल की प्रोफिशिएंसी जब तक मेरे पास नहीं है, मेरा कंटेंट सॉर्ट नहीं होगा. इवन आफ्टर दिस, अब इवन आफ्टर आई हैव दिस प्रोफिशिएंसी कि लेट्स से मैंने GS4 पूरा एक दिन में रिवाइज कर लिया या GS3 पूरा एक दिन में रिवाइज कर लिया, आई नीड टू हैव द प्रोफिशिएंसी टू डिलीवर द कंटेंट इन 3 आवर्स. तो ये वो कंटेंट की प्रोफिशिएंसी है. इसको भी साइड रखते हैं, बात करते हैं यहां क्या होने वाला है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स सी आप लोगों की प्रोफिशिएंसी अभी कितनी है. अल्टीमेटली वी कैन हेल्प यू, बट आप लेट्स सी वेयर योर लेवल इज. 7 मिनट है, ये आंसर लिखो, कोई हिंट नहीं दूंगा, 2 पेज में लिखना है. यू हैव 7 मिनट्स. टाइमर चल रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन बोर्ड पे है.
हाँ जी, लिखा गया आंसर? वर यू एबल टू राइट द आंसर? चलो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई चैट में, ये बताओ मुझे। व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड? मतलब ये आंसर लिखा आप लोगों ने, 7 मिनट लगाए हैं, अज्यूमिंग रील्स नहीं देख रहे होगे आप, 7 मिनट के लिए आंसर ही लिख रहे होगे। क्या प्रॉब्लम आई? हैंडराइटिंग? प्रिया इज सेइंग आई विल ईमेल इट टू यू। कंटेंट, फ्रेमिंग ऑफ आंसर, अच्छा जी, आर्टिकुलेशन, आर्म्स वर पेनिंग, मानवी जी एक आंसर में आर्म्स पेन कर रहे हैं आपके। फ्लो ऑफ थॉट्स, कंप्लीटिंग, ठीक है। चलो अब मैं आपको, थोड़ा सा हार्श लगेगा बट इंपॉर्टेंट है आपको ये बात बताना। क्या प्रॉब्लम आई होगी मैं बता देता हूं। ये 2 पेज होंगे, आपको लगा होगा यार यहां से स्टार्ट किया होगा आपने। पहली चीज आपने, यू मस्ट नॉट हैव थॉट, आपने थिंकिंग नहीं लगाई होगी। आपने ये नहीं कि मैं 1 मिनट सोच के डिसाइड कर लूं कि इन 2 पेजेस में मैं लिखूंगा क्या, ये तो किया ही नहीं होगा, किसी ने नहीं किया होगा ये, ठीक है। तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, यूपीएससी सीएससी एग्जाम इज दिस 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 व्हाटएवर, जो भी आपने लिखा होगा शुरू में। आपने सेकंड प्रॉब्लम मैं बता देता हूं, जो आपको रियलाइज भी नहीं हो रही कि आपकी प्रॉब्लम है। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, एक ही बार पढ़ा होगा। आई मीन यहाँ पे करंट स्टेट लिखा है, मतलब कुछ पास्ट स्टेट भी होगा ना, और कुछ फ्यूचर स्टेट भी होगा, उनके कुछ रेफरेंसेस तो इसमें होने चाहिए। ये नहीं सोचा होगा आपने। ये प्रॉब्लम वो है जो आपको पता भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आई है। तीसरा, आपके आंसर में कोई डायग्राम या वैल्यू एडिशन नहीं होगी, क्योंकि सोचा ही नहीं 7 मिनट में कंप्लीट करना है, टाइमर चल रहा है, डर लग रहा है। इससे ज्यादा डर लगेगा मेंस वाले दिन, लगेगा ही ना, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा। अब जो प्रॉब्लम्स आप पहले से बता चुके हो कि आपको आ चुकी हैं, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। ये 2 पेज हैं, आपने क्या किया होगा, यहां से लिखना शुरू किया होगा, यहां पे कोई पॉइंट लिखा होगा, फिर सोचा होगा यार ये पॉइंट तो ना यहां आना चाहिए था, अब क्या करूं, अब तो लिख चुका मैं। ये प्रॉब्लम आई होगी, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कंप्लीट करने में दिक्कत हुई होगी कि यार कंप्लीट कैसे करें इसको, मतलब 2 पेज में हाउ डू आई स्टार्ट, हाउ डू आई एंड, ठीक है। फिर थोड़ी एंसिलरी प्रॉब्लम्स हैं कि हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है। प्लीज मत बोलना कि मुझे कंटेंट की प्रॉब्लम आई है, इससे बेटर कंटेंट आपको किसी चीज का नहीं पता होगा लाइफ में। ये तो आपके बारे में क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट यू। दिस एक्सरसाइज वाज जस्ट टू शो यू कि कंटेंट आने के बाद भी ये कोई आसान काम नहीं है। समझ आ रही है बात? टाइम की प्रॉब्लम आई होगी, तो ये हाल है कि अगर कंटेंट आता हो, सारा कंटेंट पता हो, मेरे बारे में ही पूछा जा रहा है मेरे से, तो भी 7 मिनट में लिखने में बहुत दिक्कत है। यही प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आना पेपर में, है ना। जो क्वेश्चन आएगा उसमें, अब रियलिटी सुनो, उसमें एक तो कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जैक्ट जो आपको पता हो वो लिखा हो, आपको काफी कुछ पता होगा, सोचने में थोड़ा टाइम कंटेंट पे जाएगा ही जाएगा। पता भी होगा तो याद करना पड़ेगा, ये आपको याद नहीं करना पड़ा, आपको एग्जैक्टली पता है, यू विल ऑलवेज नो। यहां पर आपको कंटेंट याद भी करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यार दूसरों से बेटर आंसर लिखना होता है मेंस में। आपने लिख दिया डजंट मीन कि आपका हो गया। यू हैव टू गेट मोर मार्क्स देन अदर्स ना, दूसरों से ज्यादा मार्क्स लेने, ये तो सारा एक एक नंबर का गेम है। 1 नंबर ज्यादा 20 रैंक ज्यादा, 5 नंबर ज्यादा 100 रैंक ज्यादा। अगर मेरे 10 नंबर ज्यादा होते तो मेरी रैंक टॉप 200 में होती,
20 नंबर ज्यादा होते तो टॉप 100 में होती। तो यहां तो एक एक नंबर का गेम है, इट इज अ 1 मार्क गेम। तो अब दूसरों से बेटर लिखना है। अब ये है मेन प्रॉब्लम, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। पहले मेरी खुद की प्रॉब्लम्स तो खत्म हो, फिर तो मैं इस पे आऊंगा कि मेरा दूसरों से बेटर है या नहीं, बट अल्टीमेटली मेरा दूसरों से बेटर होना चाहिए। ये है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो हम सबको पता है, 2 पेज लिखने हैं 7 मिनट में 10 मार्कर में, और 3 पेज लिखने हैं 11 मिनट में 15 मार्कर में। कुछ प्रॉब्लम एरियाज है, कभी कभी तो कंटेंट अच्छा नहीं है, चलो ये सॉल्व हो जाएगा। आप में से जितने लोग एमएमपी प्लस का कंटेंट देख लेंगे, कंटेंट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये श्योर है। अनस्ट्रक्चर्ड आंसर की प्रॉब्लम और सम पॉइंट्स नॉट कमिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। स्लाइड तो देखो पहले से बनी हुई है, अभी तो बनाई नहीं, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सबके साथ होता है ये, दिस इज नॉट जस्ट योर प्रॉब्लम, दिस हैपेंस टू एवरीबॉडी। आई हैव नॉट मेट अ स्टूडेंट टिल डेट जिसको ये प्रॉब्लम ना आई हो पहला आंसर लिखने में। क्यों? क्योंकि मुझे भी आई थी भाई, सबको आती है। प्रॉब्लम है कि कोई सिखाता ही नहीं है कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। अगर आप सारी चीजों को एक चीज में यू हैव टू सम इट अप इन वन वर्ड, दैट वन वर्ड इज थिंकिंग। री इमेजिन करो, क्वेश्चन आया एग्जामिन द करंट स्टेट ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप पहले 1 मिनट लगा के सोच लेते कि यार इसमें करंट स्टेट लिखा है, इसमें यूपीएससी लिखा है, ये 2 प्रिपरेशन लिखा है, ये 3 कीवर्ड हैं, मेरे पास 2 पेजेस हैं, इन 2 पेजेस में मैं एक डायग्राम भी बना सकता हूं जिसमें मैं बता सकता हूं कि एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं। मैं एक टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच से लिख सकता हूं कि अभी मैं इस टाइमलाइन में हूं, मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है, इतना मैं आगे पढ़ूंगा, इतना मैं पहले पढ़ चुका था, तो करंट वाली बात भी एड्रेस हो जाती। और इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा बहुत ये लिखूंगा कि यूपीएससी का एग्जाम होता क्या है, और कंक्लूजन में मैं ये लिखूंगा कि व्हाट इज द वे अहेड फॉर मी, मैं आगे क्या करूंगा। अगर थोड़ी थिंकिंग इस टाइप की कर ले, 30 सेकंड ही लगते हैं इसमें, तो आंसर मच बेटर होता, राइट? ये थिंकिंग सीखना इज आवर मेन टास्क है। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होगी तो जो नोट्स हम बनाते हैं वो भी स्ट्रक्चर्ड बनेंगे, आंसर्स तो बेटर आएंगे ही, और डेफिनेटली मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो हाउ टू थिंक इज द मेन नेम ऑफ द गेम हियर। ठीक है, कहां से सीखेंगे थिंकिंग, कैसे सीखेंगे थिंकिंग, हाउ डू वी डेवलप दिस थिंकिंग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखेंगे। क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मैं कैसा भी क्वेश्चन बना लूं, मैं खुद अगर मेंस का क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं तो मेरे में तो बायस है ही, जो चीजें मैंने पढ़ाई होंगी उसी पे क्वेश्चन बनाऊंगा। हम वो क्वेश्चन लेते हैं जो यूपीएससी पूछ चुका है। तो लैंग्वेज एडवांटेज है ना, लैंग्वेज का एडवांटेज है। ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस पे हो रही है, डिफिकल्टी लेवल का भी कोई इशू नहीं है, जो डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी का है उसी को हम देख रहे हैं। एक और बहुत मेजर एडवांटेज है, वो है रेपिटेशन। बहुत रिपीट होते हैं पीवाईक्यू, एज इट इज रिपीट होते हैं पीवाईक्यू। आप मेरे जीएस 1 2 3 के एनालिसिस की वीडियो देखना, इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर मैं जीएस 1 2 3 4 मिला के 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 80 में से मैं आराम से कह सकता हूं 30 तो रिपीट हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पेपर, 40% ऑफ द पेपर गेट्स रिपीटेड। एंड एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, यूपीएससी के सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं क्या? If you would have stayed quiet, we might have thought that you were clever. ये उन लोगों के लिए बोला है मैंने जिन्होंने आंसर दिया यस। ये चुप रहते तो शायद मैं सोच लेता कि तुम स्मार्ट हो। सिलेबस तो पढ़ लो यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एग्जाम में अपने ही सिलेबस में नक्सलिज्म वर्ड लिख सकती है। सिलेबस नहीं पढ़ा तो ये दिमाग तो लगा लो। सिलेबस में क्या लिखा है? लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म जैसा वर्ड सिलेबस में नहीं है। आपने क्यों सोचा सिलेबस में? क्योंकि क्वेश्चन आता है। कैसे पता चला क्वेश्चन आता है? सिलेबस में तो ये लिखा है। तो पहले तो सर मैम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सिलेबस पढ़ लो यार, सिलेबस नहीं भूलना चाहिए आपको।
एटलीस्ट मेंस का सिलेबस याद कर लो, ऐसा याद कर लो कि जब आपसे ऐसी कोई बात पूछे तो प्लीज उसका जवाब ठीक दे देना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब ऐसे लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म जैसी कोई चीज अगर सिलेबस में लिखी है, अब यहां से क्वेश्चन आता है नक्सलिज्म पे, यहां से क्वेश्चन आता है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे, ये बात मुझे कैसे पता? मुझे पता है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाता हूं, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज करके जाता हूं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाता हूं, तो मुझे ये बात पता है कि इस टॉपिक से ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, या इस सिलेबस हेडिंग से ये वाले टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है। ये एडवांटेज है पीवाईक्यूज करने का, ठीक है। तो पीवाईक्यूज करेंगे और पीवाईक्यूज के थ्रू ये थिंकिंग का जो सीखने का काम है वो थिंकिंग सीखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स में, ठीक है। रेपिटेशन देखो, अब आप रेपिटेशन की बात कर रहे थे, 2024 मेंस का एग्जांपल लेते हैं। 2024 मेंस का क्वेश्चन है, दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर yet their name is remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture comment। क्वेश्चन आया 2024 में। 2022 में क्वेश्चन देखो, मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसमें गुप्ता चोला दोनों पे है, यहां पर सिर्फ चोलास पे है। और गुप्ता वाली चीज भी पहले रिपीट हो चुकी है, ये गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट पे था, 2017 में क्वेश्चन आया था ऑन गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट। तो चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री पूछा गया 2024 में। 2023 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग पॉलिसी। 2021 में पूछा गया लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो रेपिटेशन बहुत होती है पीवाईक्यूज की। तो पीवाईक्यू लिखना एक एसेंशियल काम है, अगर हमें एक्चुअली मेंस देना है, पीवाईक्यू करना एसेंशियल है। एक और बेनिफिट होगा हमें पीवाईक्यूज करने से, स्पेशली उन लोगों को जो साथ में एमएमपी प्लस में कंटेंट भी पढ़ रहे हैं या कहीं से भी मेंस का कंटेंट ढंग से पढ़ चुके हैं, उनको ये बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। ये एक्सरसाइज करते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं। आपने थरली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कंटेंट पढ़ लिया, यहां लिख लेते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पूरा कंटेंट आप पढ़ चुके हो, सब पढ़ लिया आपने, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने कोट्स भी पढ़ लिए, आपने उसके वैल्यू एडिशन पॉइंट्स भी पढ़ लिए, कॉजेज, इफेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट, डेटा वगैरह सब पता है आपको, ठीक है। मुझे बताओ कि अक्रॉस द मेंस पेपर्स, आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो, अक्रॉस द पेपर्स आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हो। और प्लीज ऐसे मत बोलना कि मैं GS1 में यूज कर सकता हूं, ये नहीं सुनना है मुझे। ऐसे तो हर जगह यूज कर सकते हो, GS1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे में, आप भी खुश मैं भी खुश, ये नहीं करना है। मुझे सिलेबस पॉइंट बताओ, इसके लिए सिलेबस आना चाहिए कि अगर मैं इसको GS1 में यूज कर सकता हूं तो कौन से सिलेबस पॉइंट में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला क्वेश्चन, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली चीज यूज हो सकती है। सोसाइटी मत बोलना, ज्योग्राफी मत बोलना, सिलेबस का वर्ड बोलना कि इस सिलेबस के वर्ड में ये यूज हो सकता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कंटेंट। GS2 में बताना, GS3 में बताना, GS4 में बताना, ऐसे में तो यूज कर ही लोगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, सोचो, सिलेबस खोल के मत देखना, आई होप आपको याद होगा। 1 मिनट का टाइम है, सोच के देखो GS1 2 3 4 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कंटेंट कहां कहां यूज हो सकता है। प्लीज डोंट से सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ये सब मत बोलना। प्लीज बोलना कि सिलेबस का ये वर्ड है, इस वर्ड में ये चीज यूज हो सकती है, बस ये सुनना चाहता हूं मैं आपसे। और ये चीज भी यहीं पर हम सीखेंगे इसी कोर्स में। जब आप पीवाईक्यूज करोगे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस विद मी। सोचो, लगाओ दिमाग, सिलेबस मत खोल के देखना, सिलेबस याद होना आपको होना चाहिए। लाइक दिस इज एन एक्सपेक्टेशन, वेरी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन कि आप लोगों को सिलेबस याद है। बताओ बताओ कहां यूज कर सकते हैं। कम्युनलिज्म में कैसे यूज हो जाएगा अभिषेक? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मान लेता हूं। चलो एक ढंग का आंसर मिला, रीजनलिज्म GS1 में, बिल्कुल। पावर्टी, पावर्टी है सिलेबस में, तो बताओ ना कौन से पार्ट में है। अब देखो फिर कृति लिख रही है सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी तो सब्जेक्ट का नाम है मैडम, मुझे सिलेबस का पॉइंट सुनना है।
ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन, ये वर्ड है सोशल सिलेबस में। सोशल जस्टिस सब्जेक्ट का नाम है, सिलेबस के पॉइंट बोलो। इनइक्वालिटी है सिलेबस में लिखा हुआ कहीं पे? रोल ऑफ सिविल सर्विसेज टू डील विद एलडब्ल्यू, ये सिलेबस की हेडिंग है। मुझे सिर्फ सिलेबस की हेडिंग सुननी है। मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। आई थिंक द टास्क हैज नॉट बीन अंडरस्टूड। सिंपल सी टास्क है, मुझे सिलेबस की हेडिंग सुननी है। सिलेबस में ये वर्ड लिखा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स बताओ। जैसे GS1 में सिलेबस में लिखा हुआ है रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म में क्या है कि कुछ रीजन्स की डेवलपमेंट अच्छे से हुई है, कुछ रीजन्स की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है। तो रीजनलिज्म में अगर मुझे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पता है तो मैं लिख सकता हूं कि जहां ये एरियाज हैं वहां पर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज अ इम्प्लीकेशन ऑफ लैक ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये एक पॉइंट हुआ। सिमिलरली सिलेबस में है इश्यूज रिलेटेड टू पावर्टी एंड हंगर। ये बात आपने करी कि पावर्टी और हंगर हमारे सिलेबस में है, GS1 में भी है, GS2 में भी है। इस बारे में यूज कर सकते हैं कि पावर्टी एंड हंगर जहां जहां है वहां पीपल हैव बीन पुश्ड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब यहां पर रूरल लोकल बॉडीज के बारे में भी बात की गई है, रूरल लोकल गवर्नेंस GS2 के सिलेबस में। तो यहां पर मैं बात कर सकता हूं कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स दैट वर टेकन अवे बाय इंडियन लीगलिज्म लीडिंग टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस बारे में भी बात कर सकते हैं। GS3 में एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ जब नहीं हुई है इंडिया में, उस वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम आई है। GS3 में एक टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जब इंडिया में फेल हुआ है उस वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम आई है। GS3 में एक टॉपिक तो है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब इसमें ये और पॉइंट आया है, ये पूछ रहा था मैं आपसे कि मुझे एग्जैक्टली सिलेबस के पॉइंट्स बताओ कि ये एरियाज हैं। जैसे GS4 में बात की गई है ऑफ एथिकल गवर्नेंस, probity in governance. When there is no probity in governance, your own citizens get alienated and they pick up guns against the state. ये एग्जाम्पल GS4 में कोट किया जा सकता है। ये मैं आपसे पूछ रहा था। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये चीज हम यहीं पे सीखेंगे कि एक ही टॉपिक को पढ़ के उसको वेरियस एरियाज में यूज कैसे किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको थिंकिंग सिखाऊंगा। थिंकिंग सिखाना तो कोई काम है नहीं टीचर का, थिंकिंग तो हम सबको आती है, राइट। मेरा काम है आपको स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग सिखाना। तो वो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के लिए मैंने ये काफी सारी अप्रोचेस डेवलप की हैं, राइट। यू कैन सी द नेम्स ऑन द बोर्ड। अभी ये नेम्स लिखने की, याद करने की, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ क्वेश्चंस कर लोगे राइट स्मार्ट में, हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, कमिंग ट्यूसडे से, आपको ऑलरेडी ये सारी अप्रोचेस, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट देम, बट उसके बाद once we actually do the questions together you will learn these approaches properly। आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि यार ये अप्रोच ऐसे यूज होनी है, और हम मल्टीपल एक्सरसाइजेस करेंगे जहां से आप ये चीज सीखोगे। अब एक दो एग्जांपल लेके इन अप्रोचेस को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप 2 मिनट लो, यू टेक 2 मिनट्स एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वुड राइट इन दिस क्वेश्चन। सिर्फ कंटेंट सोचो। जनरली सोचने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है मीन्स में। मैंने आप कंसिडर करके कि आप लोग बिगिनर्स हो, आपको डबल टाइम देके 2 मिनट दे दिए हैं। तो अब 2 मिनट में प्लीज कंसिडर करो कि इस क्वेश्चन में अगर आपको मेंस में क्वेश्चन दिख जाता तो आपको क्या मिलेगा। और ये बोल रहा हूं मैं सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप सोचना स्टार्ट ना करो और आपका टाइम वेस्ट होता जाए। तो सोचना स्टार्ट करो, क्या लिखोगे।
हाँ जी, बताइए क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं, क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में, क्या कंटेंट आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन तो ऐसा होगा जब कंटेंट में भी आपको दिक्कत होगी, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, बट यहाँ पर कंटेंट में भी दिक्कत है। पहले क्वेश्चन में कंटेंट में दिक्कत नहीं थी। डीपीएसपी, ओके। पंचायत एसएचजी, नॉन वायलेंस, पीआरआई, नॉन वायलेंस, okay, keep telling me what ideas are coming to your mind. Tolerance, pestle approach I didn't ask you. Democratic decentralization, untouchability, swaraj, ठीक है, all right. Again, किसी ने क्वेश्चन पढ़ने की जहमत नहीं करी, but that's okay. Nobody tried to read the question. That the question said significance thoughts of Mahatma Gandhi ji in the present times. If you are not linking it to the present times, your answer is absolutely incomplete, and you are not answering the question. Basically you are just writing whatever you know, and you will not get marks for it. चलो अब सेम चीज मैं आपसे करवाता हूं. We'll just do this exercise twice today. आपने क्वेश्चन सोचा, अब मैं आपको बस ये बताता हूं सोचना कैसे. I'll just tell you how to think, then you come up with ideas and tell me if you get a better idea or not, and you'll understand what the idea of right smart is. Right smart में exactly यही होता है जो यहां हुआ है. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया, मैंने कहा आप सोचो, मैंने आपके आइडियाज पढ़ लिया. I've read your ideas, I've read your thoughts. Now I'll give you just a way to think. Whenever you get a question on significance of something, significance of some thoughts of any leader, Mahatma Gandhi ji's questions get repeated more often than not, but on any leader you get a question, think about a certain set of stakeholders. What did Mahatma Gandhi ji say for individuals? What did he say for society? What did he say for governments? What did he say for activists? What did he say for, let's say, the global community? What did he say for environmentalists? And what did he say for the business and corporate sector? In all of these stakeholders, in सारे stakeholder में एक बात और याद रखना, that the question is asking present times. So always try to link such questions with some current event or current happening. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. If you write 7 to 8 points with a good intro and conclusion, we are sorted. Intro conclusion अभी के लिए साइड हटा देते हैं. For now, let's put the intro and conclusion aside. We have to write, let's say, 7 points in the body. Now you have to think these 7 points in 1 minute. अगर आपने 1 मिनट सोच के, 2 मिनट सोच के एक वर्ड लिखा है ना चैट में, तो एक पॉइंट आया, वो भी रेलेवेंट है या नहीं, बट अगर मान लो रेलेवेंट है भी, मैं मान लेता हूं रेलेवेंट है, तो भी एक ही पॉइंट है ना. 7 points minimum you have to write. In 7 points में I am now giving you this hint. Use this stakeholder approach. ठीक है, मैं आपको ये स्टेकहोल्डर्स दे दिए. I am giving you 1 minute again. Take 1 minute. Now think of points. अब सोचो. Let's see आपकी थिंकिंग बेटर होती है या नहीं. मैंने आपको हिंट दे दिया कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. नाउ थिंक. क्या बेटर आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में? बताओ. वेरी गुड. मनरेगा. बट पौरुष लिंक करो ना मनरेगा को ब्रेड लेबर से. थॉट, सिग्निफिकेंस. थॉट एंड सिग्निफिकेंस.
सीएसआर मॉडल, सीएसआर मॉडल को किस थॉट से लिंक करूं? ट्रस्टीशिप से? गवर्नमेंट के लिए मेक इन इंडिया स्वदेशी से लिंक करूं? नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को एक्टिविस्ट से लिंक करूं? क्लेनलीनेस से स्वच्छ भारत को लिंक करूं? एनवायरमेंटलिस्ट से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट को लिंक करूं? इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड? ग्लोबल कम्युनिटी में पीस से कैन आई नॉट लिंक इट टू द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन इजराइल एंड रशिया? अंत्योदय टू गवर्नमेंट भी लिंक कर सकते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। सोसाइटी से लिंक कर सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड आइडिया ऑफ 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो फॉर ऑल ऑफ दीज देखो, एक बात मैं आपको और बता देता हूं। किसी ने अभी चैट में लिखा है लिकर बैन और फिर कुछ हंसने की बात करी है। देखो राइट स्मार्ट में अगर आपको रहना है ना, यहाँ पर चैट में ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है? चैट ऑफ कर सकता हूं उन लोगों के लिए जो सीरियस नहीं होते। अगर सीरियस होके पढ़ना नहीं है तो छोड़ दो, मैं आपको आज रिफंड दिलवा दूंगा, ठीक है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप चैट को सीरियसली ट्रीट करो, ठीक है? व्हाट्स योर नेम? पौरुष, राइट? दोबारा नहीं बोलूंगा मैं पौरुष, सीधा ब्लॉक करूंगा अगली बार, ठीक है? याद रखना इस बात को, ट्रीट दिस सीरियसली। आपके सिलेक्शन के लिए हो रहा है ये, मजाक नहीं है। एवरी मिनट मैटर्स, आपके लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है? इंडिविजुअल्स में अगर आपने सोचा दैट यार देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड लेबर एंड कैन आई नॉट लिंक इट विद द करंट आइडिया ऑफ मनरेगा। सोसाइटी के लिए आपने सोचा कि उन्होंने कहा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, और हमारी सोसाइटी ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर देखा है। उन्होंने बात करी थी स्वदेशी की, और हमारी गवर्नमेंट ने एक आइडिया निकाला है ऑफ आत्मनिर्भर भारत। एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने कहा था कि यार आप लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करनी चाहिए। उन्होंने आइडिया दिया था ऑफ हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और जितने भी एक्टिविस्ट वर्ल्ड में हैं, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हुई या कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट होती है, तो उस प्रोटेस्ट मूवमेंट को पीसफुल रहना चाहिए। ग्लोबल कम्युनिटी को उन्होंने कहा था कि यार पीसफुल रहो, अहिंसा इज द आइडिया, दिस इज हिज थॉट। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट टाइम? Significance in the present time is this idea can be thought about Israel and Russian में जो conflicts हो रहे हैं, these conflicts can be dealt with this idea. Environmentalist या environmental में उनका idea ये था that there is enough for everyone's need but not for everyone's greed, so everyone needs to change their lifestyle. और यही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने कहा कि एक ट्रस्टीशिप मॉडल है, और इसकी आज की सिग्निफिकेंस क्या है? द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी आज की सिग्निफिकेंस है। अब देखो, ऐसा कुछ लिखा है बोर्ड पे जो आपको ना पता हो? कुछ नया तो नहीं लिखा है मैंने? यू न्यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर हैंड। इट इज जस्ट बेटर थिंकिंग, इट इज लिटरली जस्ट बेटर थिंकिंग। इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूं आपको। एक राइट स्मार्ट की क्लास का एक ट्रेलर ही दे रहा हूं मैं फॉर एग्जाम्पल। The next step is to learn to present this better. Now you have the same content. Whatever is written on the board, all of you and I have the same content. Now you have to put this on paper, right? Ultimately the idea is दिमाग में होने से कुछ नहीं होता, पेपर पे डालना है इसको। On paper, I can guarantee that I can put it in a way where I will get more marks than you. कैसे करूंगा मैं अपने मेंस के आंसर शीट में, मेरे पास 2 पेजेस हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखूंगा। लेट्स पुट द इंट्रोडक्शन असाइड फॉर अ मिनट and let's put the conclusion aside for a minute. Let's forget about these 2 things. We'll discuss them, but not now. I will write one heading like this: thought of Mahatma Gandhi ji, and I will write one heading like this: significance in present times. I will write point number 1. सोचूंगा अच्छा इंडिविजुअल्स के लिए ब्रेड लेबर, सिग्निफिकेंस मनरेगा। सेकंड सोचूंगा अच्छा थॉट ऑफ महात्मा गांधी जी, मैंने सेकंड सोचना था गवर्नमेंट, क्लीनलीनेस सोच लेते हैं, सिग्निफिकेंस स्वच्छ भारत अभियान। थर्ड सोचूंगा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, क्या सोचना था? ट्रस्टीशिप मॉडल, सिग्निफिकेंस CSR। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल पॉइंट्स लिखूंगा। अब आप देखो मुझे, सर आपको क्या लगता है ऐसे में नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे?
थॉट्स यहाँ पे लिखें, सिग्निफिकेंस एंड प्रेजेंट टाइम लिखें, एग्जैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। हाय एवरीवन। सो क्या थॉट्स हैं सर, इस स्ट्रक्चर पे क्या थॉट्स हैं? देखो, अब इसमें बेस्ट बात क्या है कि थॉट्स यहाँ लिखे हैं और उसका रिलेवेंट सिग्निफिकेंट उधर तुरंत लिखा है आगे, मिस आउट नहीं होगा। जो मेन डिमांड थी क्वेश्चन की कि थॉट्स का प्रेजेंट टाइम्स में क्या सिग्निफिकेंस, थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट टाइम्स। कुछ मिस ही नहीं हो रहा। एग्जामिनर नंबर कैसे ना दे इसमें, बताओ। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे क्या हो सकता है, आपने हो सकता है 10 थॉट्स लिख दिए, सिग्निफिकेंस 4 या 5 की लिखी है, मिस हो रहा है ना, यहाँ मिस आउट नहीं हो रहा है। So this is the idea. So this is what we are trying to, incorporate for you here. कि anything you read, you put it on paper like this so that I get more marks than others. Ultimate outcome क्या है? मुझे मेंस में सिलेक्ट होना है। एक और बारी एक्सरसाइज करते हैं, then I'll hand it over to Mudit sir to talk about essay and ethics. And just one very important thing here. Questions देखो रिपीट होते हुए। 2016 में महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा, 2015 में महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछा। ये GS1 है। GS4 में गुरु नानक जी के बारे में पूछ चुके हैं। मुझे पता है यार, अब सिग्निफिकेंस, एनी क्वेश्चन ऑन सिग्निफिकेंस, आई थिंक इन अ स्टेक होल्डर मॉडल। महात्मा गांधी एंड टैगोर 2023, सो क्वेश्चंस डू गेट रिपीटेड। चलो एक और बार ये सेम एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स डू द सेम एक्सरसाइज वन मोर टाइम। बाकी अगर मैं आपको सारे क्वेश्चंस अभी दिखा दूंगा तो फिर दिक्कत क्या होगी कि यू विल ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक और बार से एक्सरसाइज करेंगे। यू हैव 1 मिनट। एक्चुअली बिफोर आई स्टार्ट द 1 मिनट, स्कोप भी छोड़ दो। जस्ट टेल मी दिस, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, बस ये क्वेश्चन है। यू हैव 1 मिनट, थिंक ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। फिर मैं आपको एक थिंकिंग पैटर्न बताता हूं एंड लेट्स सी इफ यू कैन कम अप विद अ बेटर आंसर और नॉट। उसके थिंकिंग पैटर्न जानने के बाद आप एक बेटर आंसर निकाल पाते हो या नहीं, वो हम देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंपल सा क्वेश्चन है। इलैबोरेट करना है तो टेल वर्ड इज आल्सो सिंपल। जस्ट थिंक ऑफ एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन। जितने पॉइंट सोच पाओ सोच लो। बताओ। एम्प्लॉयमेंट, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, पेजेंट इनकम, शेल्फ लाइफ, एक्सपोर्ट्स, फूड सिक्योरिटी। चलो अब मैं एक काम करता हूं, कुछ नहीं करूंगा, आपको ही एक चीज दिखा देता हूं और आप खुद ही देखना कि आप कितने पॉइंट्स जनरेट कर पाओगे। आई थिंक कई लोगों ने देख लिया, बट अब दिखा देता हूं। इन गोल्स को सोच लो, ये आपके सामने है। दिस इज योर हिंट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आप इनमें से कितने गोल्स के साथ लिंक कर सकते हो, उतने पॉइंट्स आपके इस आंसर में बन गए। आपके पास 1 मिनट है, गोल्स आपके सामने है, थिंक। बताओ किन किन गोल्स के साथ लिंक हो रहा है। नहीं, नंबर लिखो। 1 के साथ हो रहा है, बिल्कुल। चलो साथ में एक्सरसाइज करते हैं। क्या नो पॉवर्टी से लिंक्ड है? बिल्कुल। जीरो हंगर से लिंक्ड है? बिल्कुल। गुड हेल्थ से लिंक्ड है? बिल्कुल। क्वालिटी एजुकेशन चलो नहीं मानते। जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट? बिल्कुल। क्लीन वाटर? बिल्कुल इससे लिंक्ड है।
ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल इससे लिंक्ड है। इंडस्ट्री इनोवेशन इससे बिल्कुल लिंक्ड है। इनइक्वालिटी से लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है। सस्टेनेबल सिटीज से लिंक्ड है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर रूरल एरियाज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी, पीपल विल नॉट माइग्रेट एज मच, दे विल नॉट बी अनसस्टेनेबल माइग्रेशन। बन गए पॉइंट? अब मैंने आपको बस सोचने को बोला, आई जस्ट गेव यू वन थिंकिंग एड, और अब आप खुद ही सोच पा रहे होगे दैट यू आर एबल टू राइट बेटर आंसर्स। मेरे को पहले शायद 1 या 2 पॉइंट पता चल रहे थे यार, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, अब मैं सीधा 8 या 9 पॉइंट पे पहुंच गया, बस क्योंकि मुझे पता था कि एसडीजीज लगाने हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ राइट स्मार्ट। पहला ये। दूसरा आइडिया क्या है? दूसरा आइडिया है इसको पेपर पे कैसे लिखना है। दिस इज ऑल आई टीच यू। ऐसे ही क्लास होती है, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में होती है। ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, कंटेंट थोड़ा पढ़ के आओगे तो सही रहेगा, राइट? ऐसे ही क्लास होती है। एंड देन आई गिव यू अ पीवाईक्यू आंसर दैट आई हैव रिटन, जो मेरे हिसाब से एक आइडियल आंसर है फॉर यू टू कीप इन रेफरेंस। हर क्लास में मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहले से बता दूंगा कि इस क्लास में क्या डिस्कस होने वाला है। पहली क्लास है, द फर्स्ट क्लास दैट आई हैव विद यू इज ऑन ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे, विच इज 23 सितंबर। इस दिन पॉलिटी की क्लास होगी, 10 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ऐसे ही होंगे। आई विल शो यू अ क्वेश्चन, आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट टू थिंक। आप अपने पॉइंट सोचना, फिर मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं कि यार ये अप्रोच लगाओ, और देखो इस अप्रोच से ये वाले पॉइंट्स लिखे जा सकते थे। सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर अप्रोच बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर एक अप्रोच बताऊंगा। ये चीज करते जाएंगे। ये प्रोसेस, आप क्वेश्चन देखो, आप सोचो, मैं भी सोचता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट डिड आई थिंक। बेसिकली आई एम थिंकिंग विद यू एवरी सिंगल टाइम। आई विल डू दिस विद यू फॉर मोर देन 500 क्वेश्चंस, मैं और मुदस्सर मिला के 500 questions, 500 times you will repeat this process of thinking through questions with the two of us. If 500 times you do this process, you are not going to face a problem in answer writing whatsoever. कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आप उसके बाद। हाँ, you should take the time to test yourself using a test series. That is a separate story. You can test yourself through a test series whether you have actually imbibed these principles or not, but learning will not be a problem. That is my guarantee. जो लोग टेस्ट सीरीज में हैं प्लीज टेस्ट लिख लेना, है ना? टेस्ट सीरीज के आंसर भी राइट स्मार्ट के हिसाब से बनाए गए हैं। टेस्ट सीरीज अगर आपने कर ली है, लिख ली है, खरीदने की बात नहीं कर रहा, लिखने की बात कर रहा हूं। खरीदते बहुत लोग हैं, लिखते बहुत कम है। लिखने की बात कर रहा हूं। मुझे टीम बाद में बोलेगी कि सर क्या बोल दिया, आप लोग टेस्ट ज्यादा लिखेंगे, उनका काम बढ़ जाएगा। बट मैं आपके लिए कह रहा हूं, प्लीज लिख लो उसको, ठीक है? प्लीज राइट द टेस्ट सीरीज। इफ यू राइट द टेस्ट सीरीज and you ensure you have written it, since it is also structured exactly like this, you will never face a problem in answer writing ever again. This is our guarantee to you. Okay, I will be taking GS1, GS2 and GS3 with you. GS1 to 3 में अप्रोचेस कैसे यूज होंगी आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल गया है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू ओवर टाइम। फर्स्ट क्लास इज ऑन 23rd। इसके अलावा 2 चीजें और बचती हैं, दे आर essay and ethics. These will be taken by Mudad Jain sir. तो अब let me just switch to essay and ethics and let Mudad sir complete the idea of how he is going to teach GS4 and essay to you. इस बारे में अब मुदत सर बात करेंगे। एंड बेसिकली द आइडिया इज द सेम। बिफोर आई जस्ट हैंड ओवर टू मुदत सर, एक चीज आपसे पूछ लेता हूं, जब मैंने आपको ये 2 अप्रोचेस बताई, वर यू एबल टू थिंक मोर? क्या दिमाग खुला, थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा दिमाग में आए, लिखने का आइडिया बना? डिड योर माइंड ओपन अप अ लिटिल बिट? एग्जैक्टली यही हमारा आइडिया है। एंड आफ्टर वी रिपीट दिस एक्सरसाइज, अभी तो हमने ये एक्सरसाइज आपके साथ 2 बार करी है, आफ्टर वी रिपीट दिस एक्सरसाइज about 500 times with you guys, you will never have a problem in thinking, structuring or coming up with points for answers. ठीक है? And with that I'll hand over to Mudit sir, so please.
Hello everyone, I hope you all are doing great and you have understood to quite some extent what Dr. Shivin has taught you in today's first class. So I'll be telling you, I'll be discussing with you that what is going to be our approach with respect to ethics and essay. Now, first thing first, as Dr. Shivin also mentioned in the beginning, that mains is the most important part. I will give you my own evidence, जिससे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा कि हाँ हम कुछ हवा में नहीं बोल रहे. I had scored 110 marks in interview out of 275, and despite that I was able to get rank 222 and I got IPS that year. तो ऑफ कोर्स मेरे मेंस में मार्क्स ज्यादा रहे होंगे, तभी 110 मार्क्स जो कि उस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सेकंड लोएस्ट मार्क्स थे, second lowest marks among the selected candidates in the interview, yet I was able to get 222 rank. क्यों? क्योंकि मेरी मेंस की जो रैंक थी रिटर्न मार्क्स के अगर लगाओगे, they were 11th highest that year. I had 822 marks in written, which was 144 marks above the cutoff of that year. So the key to perform well, to score, to secure rank, say despite of what happens with you in the lottery round, that is interview, is to score 450 plus marks in GS and say 130 140 marks around in essay. And this is the idea of Right Smart, wherein we will help you in securing as many marks. So first thing, Dr. Shivin has already briefed you that those who are part of MMP, content is not going to be problem for them. ठीक है? In this module, we are specifically going to focus on helping you in thinking. Right Smart नाम है, but मेन काम जो है वो थिंकिंग का है, थॉट प्रोसेस का है, कि अभी हमारे साथ सीख लो कि सोचना कैसे है, so that when you go to that exam hall, when you are all alone on your own, तब हम तो नहीं आएंगे तुम्हें बताने के भाई इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो, तब उन क्वेश्चंस को लाइव उस एग्जाम हॉल में तुम सोच पाओ बढ़िया से. And that is what we are going to teach you in this module. कि सोचना कैसे है, brainstorm कैसे करना. Approaches, Dr. Shivin has discussed few approaches with respect to the portion that he is going to cover. Ethics के लिए मैं आपको बता देता हूँ. I will teach you somewhere around 10 to 11 templates. I will teach you 10 to 11 templates for section A questions. Then in section A questions of ethics, there are code-based questions as well. I will teach you 3 different templates for code-based questions. 14 templates हो गए section A के. And then for case studies, I will teach you different templates. ठीक है, अभी मैं brief करता हूं कि इतने templates बने कैसे. So एक question है, human beings should always be treated as end in themselves and never as means. Explain the meaning and significance of this statement, giving its implications in the modern techno-economic society. थोड़े वर्ड्स अजीब से यूज हो रखे हैं, लेकिन एसेंस बता देता हूं क्या है, कि इंसानों को आप इंसानों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, आप उनको अपने मटेरियल, अपने यूज के लिए ट्रीट कर रहे हो. इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस बताना है कंटेम्पररी टाइम्स में. मॉडर्न टेक्नो-इकोनॉमिक सोसाइटी अभी छोड़ दो, सिग्निफिकेंस बताने स्टेटमेंट का आज के प्रेजेंट सिचुएशन में. वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ महात्मा गांधी जी, कि उनके क्या थॉट्स थे, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है आज थॉट्स की. वही अब ये बताने स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. अब अप्रोचेस क्यों बनाई गई है, टेम्पलेट्स क्यों बनाई गई है, वो बता देता हूं. एथिक्स में कई बार क्वेश्चन सीधा थ्योरी से आता है. जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा था, नानक जी की क्या टीचिंग्स है और क्या रेलेवेंस है. मुझे एज सच अप्रोच की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में. इफ आई नो 6 और 7 टीचिंग्स में सिग्निफिकेंस लिख दूंगा. ठीक है, आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर मुझे आ गया, स्ट्रक्चर बनाना. उसके बाद मुझे अप्रोच की जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन में, मेरे पास पॉइंट्स है. बट अगर ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ है, और एथिक्स के पेपर में मार्क्स कम मिलते हैं जब मैं कुछ एथिक्स लिखूं आंसर में. कई लोग क्या करते हैं, आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, जैसे इस बार का पहला क्वेश्चन सोशल मीडिया पे था. सोशल मीडिया के क्या एथिकल कंसिडरेशन, जब जनरिक आंसर लिखाएंगे GS3 का या GS2 का, तब मार्क्स नहीं आएंगे. तो ऐसा क्वेश्चन
of ethics, question of nature which is very tough, in which you are not able to think points directly from the syllabus, you are not able to think right from what you have read in the class, वहां काम आते हैं ये टेम्पलेट्स या अप्रोचेस। क्लियर है? सो पहली बात तो हो गई कि जो सिंपल क्वेश्चन है मुझे एज सच उस पे अप्रोच की कोई नीड भी नहीं है, और जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जिसमें मैं सोच नहीं पा रहा, मुझे कुछ लिखने को नहीं आ रहा, अब वहां टाइम वेस्ट करने तो नहीं बैठोगे, वहां सीधा आप दिमाग लगाओगे यार मैंने अप्रोचेस कौन सी देखी है, वो अप्रोचेस हम लिखेंगे। ठीक है, आई हैव गॉट फ्यू यस इन द चैट बॉक्स, सो आई एम एज्यूमिंग के क्लियर है। अब एक अप्रोच बताता हूं इसी क्वेश्चन की, ज्यादा टेम्पलेट्स आज डिस्कस नहीं करेंगे। एक अप्रोच है थ्योरी अप्रोच, ये सारे मैंने ही डिजाइन करे हैं खुद, तो मैंने ही नाम दिया है इनका। अब जो ये स्टेटमेंट आपके बोर्ड पे लिखी है, दिस इज नथिंग बट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव 2 ऑफ इमैनुअल कांत। कांत ने कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दिए थे कि एथिक्स क्या है क्या नहीं है, उसके 3 या 4 कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स हैं, उनमें से एक कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है ये जो आपके स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, दिस इज CI2। अब ये CI2 को अगर आपने पढ़ा है, यू वुड नो दैट देयर आर सर्टेन टर्म्स ऑफ थ्योरी विच आर रिलेटेड टू CI2, जैसे इनहेरेंट वर्थ, कि इंसान की इनहेरेंट वर्थ है, उसकी एक वैल्यू है, नो मैटर इफ आई एम ऑफ एनी यूज टू यू और नॉट। आई रिपीट, आई विल टेल यू इन हिंदी एज वेल, कि मेरा तुम्हारे जीवन में मेरा कोई उपयोग, कुछ यूज, फायदा है या नहीं, डज नॉट मैटर। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन आई हैव दैट इनहेरेंट वर्थ, आई हैव सर्टेन राइट्स, आई हैव सर्टेन डिग्निटी, आई हैव अ सर्टेन बेसिक वैल्यू। अब ये कीवर्ड्स अगर मैं इस आंसर में लिख दूंगा तो एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन जाएगा कि भाई ही इज नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, ये पढ़कर आया है, इसको पता है कि ये CI2 है, इसने CI2 पढ़ा है, इसको कांत के बारे में बेसिक थ्योरीज पता है। ठीक है, सो अगर ये काम तुमने इंट्रो में कर दिया, या ये काम तुमने 3 या 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखे एथिक्स में, उनमें से किसी 2 पॉइंट्स में कर दिया और फिर एग्जाम्पल लिख दिए, ट्रस्ट मी दैट इज मोर देन इनफ। प्रॉब्लम कहां आती है कि लोग लिखना ही भूल जाते हैं एथिक्स के पेपर में एथिक्स। या दूसरी प्रॉब्लम आती है जब बहुत ज्यादा थ्योरी लिख दी कि कांत एक्सप्लेन करने लग गए, या CI2 कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स एक्सप्लेन करने लग गए सारे, वो नहीं करना है। सो across my sessions I'll teach you various theories, various templates, and then I'll teach you कि इसको यूज भी कैसे करना है, फाइन बैलेंस कैसे करना है। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में और बता देता हूं कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा। 6 क्लासेस होंगी एथिक्स की राइट स्मार्ट में, जिसमें क्लास नंबर 1, half of the class I'll dedicate to the structure of answer writing, कि एथिक्स के आंसर राइटिंग लिखना कैसे है। पूरा एक स्ट्रक्चर बताऊंगा कि सेक्शन ए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पहले इंट्रो लिखना है, फिर हेडिंग लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है या पैरा में, कितने पॉइंट लिखने हैं, एग्जाम्पल कैसे लिखना है, कौन से एरिया से एग्जाम्पल लिखने हैं, कितने तरह के डायग्राम हैं, कंक्लूजन कितने तरह के हैं, आधी क्लास में वो डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि काफी लोग हैं जिन्होंने मुझसे एथिक्स नहीं पढ़ा है। मैं क्लास में एथिक्स में आंसर राइटिंग भी कराता हूं, वरना अब हो सकता है आपने मुझसे ना पढ़ा तो आपको वो नहीं पता होगा कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है आंसर राइटिंग को लेके, तो पहले मैं वो पढ़ाऊंगा। फिर इसी क्लास में वी विल स्टार्ट विद बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस, जैसे नानक जी की क्या टीचिंग्स है, या अभी आपने जो एक क्वेश्चन देखा बोर्ड पे कांत की जो स्टेटमेंट थी, अब वो बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे ताकि ग्रेजुअली बिल्डअप हो। क्लास 2 में हम क्या करेंगे, लेवल अप जाएगा थोड़ा, क्लास 2 में इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस करेंगे क्लास 2 में। अब वो टाइम गया जब यूपीएससी पहले पूछता था व्हाट इज ट्रस्ट डेफिसिट, व्हाट इज ट्रस्ट वर्दीनेस, एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, क्या वैल्यूज चेंज होती हैं, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे बिल्ड करोगे उसे। अब नहीं आते हैं सवाल। इस बार का भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन आते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प यू इन टेकिंग एथिकल डिसीजन। यह है इंटरलिंक्ड क्वेश्चन। इन्होंने 2 टॉपिक्स को, कॉन्शियंस जो कि चैप्टर नंबर 7 में है शायद, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि एक चैप्टर है, चैप्टर 5, 2 टॉपिक्स को लिंक कर दिया। तो हम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्लास 2 में। इन क्लास नंबर 3
वी विल फोकस ऑन कोड बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलग टेम्पलेट्स है, इंटरलिंक के अलग टेम्पलेट्स हैं, बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस का अलग टेम्पलेट है। देन क्लास नंबर 4, 5 एंड 6, इसमें मैं पहले आपको आधी क्लास में केस स्टडी कैसे लिखनी है, कितने तरह की केस स्टडी आती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस स्टडीज आर आस्क्ड, लिखना कैसे है, वो एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में देखेंगे। एंड देन देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज। हमें पता ही नहीं है ये, हम हर केस स्टडी को सेम तरीके से अप्रोच कर आ जाते हैं, सेम कीवर्ड्स लिखाते हैं, फिर होती है रिपीटिशन, और फिर आंसर हमें ऐसे लगता है कि यार वही आंसर उठा के लिख दिया जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, वैसे ही ऑप्शंस लिख दिए। फिर हमें क्या लगता है यार लिखा तो है, मार्क्स नहीं दे रहा यूपीएससी, सब्जेक्टिव है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि 3 डिफरेंट तरीके के कोड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अप्रोच देम डिफरेंटली, वी हैव 3 टेम्पलेट्स फॉर देम। आई विल टीच यू वेरियस अप्रोचेस, 6 टेम्पलेट्स केस स्टडीज के, कि अगर प्राइवेट स्फीयर की केस स्टडी आए तो ये कीवर्ड्स लिखो, अगर पब्लिक स्फीयर की केस स्टडी आए तो ये कीवर्ड्स लिखो, अगर 2 क्वेश्चन पूछे किसी केस में और आपको 4 से 5 पेज भरने तो कैसे भरना है, मैं वो भी सिखाऊंगा। लेकिन अगर किसी केस में 5 क्वेश्चन पूछे हैं, अब मुझे जगह बचाते हुए कैसे आंसर लिखना है, आई विल टीच यू दैट एज वेल। सो दिस इज गोइंग टू बी makeup of the 6 classes that we will have with respect to ethics. I'll teach you various templates. आज डिस्कस करने को कोई फायदा नहीं है, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एथिक्स और नॉट, सो आई विल टीच यू वेरियस टेम्पलेट्स, वी विल डिस्कस वेरियस केस स्टडीज, सब पीवाईक्यू बेस्ड होगा। नाउ लेट मी आल्सो टेल यू अबाउट एसे। सो फॉर एसे वी आर गोइंग टू हैव 3 क्लासेस, ठीक है, टोटल मेरी राइट स्मार्ट में बेसिकली आपके साथ 9 क्लासेस हैं, 6 फॉर एथिक्स, 3 फॉर एसे। अब मुझे चैट बॉक्स में कोई बताओ, किसी को पता है क्या एसे राइटिंग की वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स क्या है यूपीएससी में? एसे राइटिंग की वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स क्या है यूपीएससी में? व्हाट इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसे राइटिंग इन यूपीएससी, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं? सुनिधि, श्वेता, बोथ हैव मेंशन्ड फ्लो, ओके। Shreya has mentioned structuring, Kaushik again has mentioned flow, Karthik flow, ठीक है, ठीक है। नो सिलेबस लिखा है किसी ने, भाई गलत जवाब है तुम्हारा, एसए का सिलेबस है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो दिस के एसए का भी सिलेबस है? अभी किसी ने लिखा था नो सिलेबस, ऊपर चला गया चैट बॉक्स में, सो आई एम नॉट एबल टू रीड द नेम, बट somebody had mentioned that there is no syllabus of essay. एसए का भी सिलेबस है। द पॉइंट दैट आई वांटेड टू ड्राइव इज, एक अप्रोच आपने सुनी होगी शायद, पेस्टल, या इसको लोग स्टेपल अप्रोच भी कहते हैं, स्पिकली अप्रोच भी कहते हैं, ये सुना है आपने? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट, सुना है आप लोगों ने ये? दिव्या, बलजीत, संधि, ओके, काफी लोगों ने सुना है, काफी का आंसर नो भी आया, ठीक है। जिनका आंसर नो आया, यू आर इन गुड पोजीशन, ट्रस्ट मी, कि तुमको ये अप्रोच पता ही नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सिचुएशन में हो कि तुमको ये अप्रोच पता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है एसए के पेपर में? इफ यू फॉलो मी, इफ यू आर ऑन माई टेलीग्राम, यू वुड नो दैट आई एम ऑफ हैबिट ऑफ एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लेइंग विद नंबर्स इज वन ऑफ माई हॉबी। So in 2023, I collected 170 mark sheets of selected candidates. टेलीग्राम से खुद ढूंढी मैंने 170 मार्कशीट, उनको एक्सेल में डेटा फीड करा, खुद करा, ठीक है। एंड आई केम टू दिस एनालिसिस दैट एवरेज स्कोर इन एसे ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाज 112, ठीक है। अभी लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट है दैट इज 2024, आई गॉट 160 मार्कशीट्स and now the average score dropped down to 106. इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन हो गया यूपीएससी खुद, कि भाई मैं नहीं दे रहा मार्क्स, जो करना है कर लो,
मैं स्केल डाउन कर रहा हूं इस सब्जेक्ट को इस बार, एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, मे बी यू एंडेड अप सिलेक्टिंग डिफिकल्ट टॉपिक जो आपसे हैंडल नहीं हुआ। अब लास्ट ईयर जो स्कोर्स डाउन हुए, वन ऑफ द मेन रीजन वाज सिलेक्टिंग अ डिफिकल्ट टॉपिक। रॉन्ग टॉपिक सिलेक्ट कर लिया लोगों ने, जिसको वो 3 से 4 पेज तो लिख लिए, उसके बाद लिख ही नहीं पाए। कितने लोगों के साथ अगर कभी ऐसे आपने कोई प्रैक्टिस करो, ये प्रॉब्लम हुई है दैट से यू हैव सिलेक्टेड अ टॉपिक और 3 से 4 पेज लिखने के बाद आपको समझ में आया कि यार अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं इसमें लिखने को, अब क्या लिखूं मैं, और फिर रैंडम चीजें लिखने लग गए। टॉपिक की डिमांड मीट नहीं हो पा रही, यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द डिमांड ऑफ द टॉपिक और कुछ भी लिख रहे हो। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन थी लास्ट ईयर इन एसे टॉपिक रिलेटेड टू हैप्पीनेस, दैट देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ये टॉपिक आया था लास्ट ईयर। काफी लोगों ने, एक प्रीवियस ईयर टॉपर है जिनकी स्ट्रैटेजी ब्लॉग पे भी डाली थी, उन्होंने अपने ग्रुप पे एक ऐसे शेयर करा था विद रिस्पेक्ट टू हैप्पीनेस। काफी बच्चे वो ऐसे पढ़कर गए थे, उन्होंने देखा अरे वाह यार हैप्पीनेस पढ़कर आया था, हैप्पीनेस पे ऐसे आ गया, चलो वो लिख देता हूं। एंडेड अप राइटिंग कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि आपने कहीं कॉपी में पढ़ा होगा, उसका डिफरेंट कंटेक्स्ट होगा हैप्पीनेस के एसे का, यहां डिफरेंट कंटेक्स्ट में पूछा गया था। तो एक ये एरर है, और तीसरा एरर है या रीजन है पेस्टल। Now this approach, pestle or staple, has become so cliche that if 12,000 people are writing mains and 12 into 2, 24,000 essays are being written, trust me, more than 10,000 essays will be written in this pestle approach. इससे हो क्या रहा है, यूनिकनेस खत्म हो गई है। एग्जामिनर बोर हो गया, वो एक टॉपिक चेक कर रहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी। तुमने भी पेस्टल में लिखा है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भी पेस्टल में लिखा है, मैंने भी पेस्टल में लिखा है, तो एग्जामिनर थक गया है वो देख देख के, अब मार्क्स कहां से मिलेंगे। दैट इज व्हाई आई हैव डिजाइन्ड वेरियस अप्रोचेस फॉर एसे, एंड इन राइट स्मार्ट आई विल टीच यू 6 अप्रोचेस ऑफ एसे राइटिंग। ठीक है, आई हैव 10 अप्रोचेस फॉर एसे राइटिंग इन एसे मॉड्यूल, आई विल टीच यू 6 ऑफ देम इन राइट स्मार्ट। पेस्टल भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है पेस्टल नहीं कराऊंगा, पेस्टल भी पढ़ाऊंगा, वरना तुम लोग बोलोगे यार इन्होंने बेसिक ही नहीं पढ़ाया, जो हर कोई सबको आता है वो ही नहीं बताया। पेस्टल भी बताऊंगा, प्लस वी विल डिस्कस 5 डिफरेंट अप्रोचेस। इससे होगा क्या, दैट एक सेट पैटर्न मिल जाएगा तुम्हें कि 10 से 12 पेज का एसे कैसे लिखना है, हाउ टू राइट essay of 10 to 12 pages. You will know in these 3 classes itself, you will be able to know कि यार पेज 1 पे ये आना है, पेज 2 से लेकर पेज 8 तक ये आना है, पेज 9 पे ये चीज आनी है, पेज 10 11 पे ये चीज आनी है, ये पता चल जाएगा। विद अप्रोचेस उसका जो कंटेंट है वो चेंज होता चला जाएगा। सो डॉक्टर शिविन हैड गिवन यू वन क्वेश्चन, अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे, and then he showed you 17 SDGs. ठीक है, आई एम श्योर यू वर हियर जब उन्होंने SDG दिखाए। वन ऑफ माई अप्रोचेस फॉर एसे राइटिंग इज SDG अप्रोच। तो आप SDG अप्रोच डॉक्टर शिविन के साथ भी पढ़ोगे और फिर मेरे साथ भी पढ़ोगे एसे में। अब ये अप्रोच मैंने बनाई थी 2017 मेंस के लिए। सो आई had got IPS rank in 14, then in 15, in 16 I was not able to clear prelims, and then in 2017 I again got 173 rank. इस पीरियड में जब मैं मेंस नहीं दे रहा था, मुझे कुछ नया करना था, इवॉल्व करना था अपने आप को, मैंने कहा चलो यार एसए के लिए कुछ नया करते। वन डे आई वाज रीडिंग एसडीजीज, और मैंने एसडीजीज पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि अगर मैं हर एसडीजी पे एक पैराग्राफ लिख दूं, या मानो कि मुझे 6 पेजेस लिखने हैं और मैंने 6 एसडीजी सिलेक्ट कर लिए कि हर एसडीजी पे एक पेज लिख दूं, तो मेरा बहुत बढ़िया एसे हो जाएगा। सच आर द अप्रोचेस दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द मॉड्यूल। क्या करेंगे हम कि मैं आपको पहले क्लास में एक क्वेश्चन दूंगा, मैं अप्रोच बताऊंगा एसे में कि मैं होता तो मैं ऐसे लिखता ऐसे, फिर मैं आपको बोलूंगा अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ ट्राई करो, provide me either 40 words or 60 words for this paragraph in the approach that I just taught you.
तो क्लासेस हमारी इंटरेक्टिव होगी। अभी हो सकता है अपने चैट बॉक्स ऑफ करना पड़ता हो हमें, क्योंकि अभी पहली क्लास है। उस समय चैट बॉक्स पूरे तरह ऑन रहेगा, क्योंकि मॉड्यूल ही आप पे डिपेंडेंट है। आप जितना इंटरेक्ट करोगे, जितने बढ़िया आंसर सबमिट करोगे, और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। दैट इज वाई डॉक्टर शिविन प्रीवियसली टोल्ड यू कि प्लीज पढ़कर आना। अगर पढ़कर नहीं आए या हंसी मजाक चल रहा है चैट बॉक्स में, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, सो आई होप द बेसिक आइडिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस मॉड्यूल इज मोर देन क्लियर टू यू। अभी निटी ग्रिटीज में जाने का कुछ नहीं है कि केस स्टडीज कौन से टाइप की हैं, कितने टाइप की हैं, क्या कीवर्ड्स हैं। वो सब जब मॉड्यूल होगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट्स दैट यू माइट हैव, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस एज वेल। अगर किसी को कुछ समझ ना आए हो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन एथिक्स एंड एसे, यू कैन आस्क। आई हैवंट रेड एथिक्स, शिवम ने बोला है। पौरुष का भी सिमिलर डाउट है। व्हाट टू रीड बिफोर कमिंग इन क्लास, काजल GS2 से शुरू हो रहा है, तो उसी का कंटेंट आपको पढ़कर आना है। GS4 नॉट कंप्लीटेड। शेड्यूल फॉर एथिक्स एंड एसे आपको ड्यू कोर्स में दे दिया जाएगा सूरज। ड्यू कोर्स में, ड्यू टाइम में कंप्लीट शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा कि एथिक्स और एसे कब शुरू होगा। अभी जो डाउट आ रहा है बेसिक के, अभी एथिक्स पढ़ा नहीं है तो क्या करना है उसके लिए, आई एम श्योर जितने भी जने जो MMP में हैं, दे विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम, क्योंकि क्लासेस उस अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करी गई हैं कि आपका MMP में कवरेज हो जाएगा एथिक्स का, और उसके बाद एथिक्स का राइट स्मार्ट होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो MMP का पार्ट नहीं है, जिनके पास कंटेंट नहीं है, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा एथिक्स, या कहीं से आप पढ़ोगे, या कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे, या किसी बेसिक बुक से पढ़ोगे। सो दैट इज अप टू यू। आपको टारगेट्स अगर चाहिए तो मेंस रेडी बाय दिसंबर ग्रुप पे डॉक्टर शिविन डेली टारगेट्स भी पोस्ट करते हैं, आप उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो वट एवर बी द केस, क्लासेस से पहले पढ़कर आइएगा। आप जब पढ़कर आओगे, आपके रिस्पॉन्सेज बढ़िया होंगे, चैट बॉक्स ओपन होगा, इंटरेक्टिव सेशन होंगे, आपके रिस्पॉन्सेज से और लोग भी सीखेंगे। ठीक है, सो दैट इज द होल आइडिया कि कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़कर आना। डिटेल शेड्यूल जो है वो ड्यू टाइम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। We'll just take a look at the tentative schedule once. एक बार tentative schedule हम आइडिया ले लेते हैं उसका, डिटेल शेड्यूल हम देख लेंगे। Let's just take a look. तो like I told you, just one second. Like I told you, we will start on 23rd, that is a Tuesday, and we will start with GS2. ठीक है, एक बार सर चैट ऑफ कर लेते हैं ताकि अभी बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक्स पढ़ के आने हैं। डोंट वरी, स्टार्ट हम करेंगे GS2 से ऑन ट्यूसडे। अब इस दिन आप देखोगे वेंसडे को कोई क्लास नहीं है। ये यहाँ पर एक्चुअली लाइव आंसर राइटिंग सेशन होता है MMP प्लस के बच्चों के लिए। वहां पर हम नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो वरुण सर करते हैं, राइट। तो जैसे ट्यूसडे को GS2 में सबसे पहले पॉलिटी की क्लास होगी। ठीक है, पॉलिटी की क्लास में आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। GS2 का सिलेबस खोलना। GS2 के सिलेबस में जब आप खोलोगे, पहला पॉइंट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कुछ पार्ट्स, अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। कोई टॉपिक 2 होगा जिसमें लिखा होगा अबाउट फेडरलिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे जो पहले 3 टॉपिक लिखे हैं ना GS2 के सिलेबस में, जो पहले 3 टॉपिक लिखे हैं, इसके क्वेश्चन हम करेंगे ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को इन पहले 3 टॉपिक्स के GS2 का सिलेबस खोलना, पहले 3 टॉपिक देखना, उनमें जो भी चीजें लिखी हैं उनके क्वेश्चन हम ट्यूसडे को करेंगे। थर्सडे को किन टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको ट्यूसडे को ही बता दूंगा। आई विल टेल यू ऑन ट्यूसडे ओनली। यार ट्यूसडे को हम ये बात करके मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि यार ये वाले टॉपिक्स हमने आज कर लिए, थर्सडे को कौन से करने हैं मैं ट्यूसडे को बता दूंगा। तो जैसे ट्यूसडे क्लास हुई, फिर थर्सडे क्लास हुई, फिर सैटरडे क्लास हुई, फिर ट्यूसडे क्लास हुई, फिर थर्सडे क्लास हुई, फिर सैटरडे क्लास हुई। सिमिलर फॉर्मेट में चलता रहेगा। 4 अक्टूबर तक हमारा GS2 खत्म होगा। फिर फ्रॉम 4 अक्टूबर टिल मे बी 1 और 2 नवंबर हमारा टाइम होगा जब हम MMP में GS3 पढ़ेंगे।
वी विल रीड द कंटेंट ऑफ GS3। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पे GS3 का कंटेंट खुद पढ़ लीजिए, फिर हम GS3 करेंगे ऐसे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे करके। सिमिलर तरीके से फिर GS4 की क्लासेस शेड्यूल होंगी, फिर GS4 हो जाएगा, फिर S से हो जाएगा, फिर GS1 हो जाएगा। तो यही फॉर्मेट है। शेड्यूल देखो ऑब्वियसली इस पे भी डिपेंड करता है कि हमें कंटेंट पढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो हमें GS2 का शेड्यूल मिल गया है क्योंकि हमें GS2 अभी हम कर रहे थे, GS2 का हमें आइडिया लग गया था, GS2 से हम स्टार्ट करेंगे। यू विल बी अपडेटेड। आप जब रेगुलरली मेरे से बात करोगे तो वैसे भी ये डिस्कशन होती रहेगी कि अगली क्लास में क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, एक्सेट्रा। आज का हमारा एजेंडा और ऑब्जेक्टिव ये था कि दैट यू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस कोर्स। I hope that all of you have now understood what we are trying to do in this course and what is the basic idea behind WriteSmart. How we are going to use WriteSmart to ensure that we are able to inflate our mains marks, we are able to perform better than others, and we are actually going to get to a point where A, we learn to think better. हमारे पास ज्यादा points दिमाग में आए, we can think more, and B, we can put those points that we have thought of on paper. मैंने points सोच तो लिए, दूसरों से ज्यादा पॉइंट सोच लिया, अप्रोच लगा ली, अब इसको पेपर पे कैसे लाना है। दिस एक्सरसाइज विद मी एंड मुदस्सिर विल रिपीट 500 टाइम्स so that answer writing after this course, attending this course, answer writing will never ever be a problem for you. ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, याद रखना GS2 के सिलेबस के पहले 3 पॉइंट, GS2 के सिलेबस के पहले 3 पॉइंट प्लीज पढ़कर आए ट्यूसडे को, उनके क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है गाइस, सी यू गाइस ऑन ट्यूसडे। Have a good evening. Bye-bye.